कहानी की शुरुआत में एक युवा लड़का अपने दोस्त को बताता है कि उसने अपने पिता को एक फिल्म में अभिनय करते देखा है, जिसमें 4 व्यक्ति एक लड़की के शव को ले जाते हुए दिखाए गए हैं। फिर कहानी मलक्कापारा की सुनसान पहाड़ियों में शिफ्ट होती है, जहां पर जुआ खेलने की आदत के कारण निलंबित किए गए सीआई विवेक को एसएचओ के पद को बहाल किया जाता है। एसएचओ का कार्यभार संभालने पर उन्हें राजेंद्र नामक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में घसीटा जाता है, जिसने फेसबुक पर लाइव होकर 1985 में अपने साथियों वक्काचन और फ्रांसिस थड़ाथिल के साथ एक छोटी लड़की को दफनाने के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और राजेंद्रन की आत्महत्या के स्थान पर उस महिला का कंकाल और एक पायल मिलती है। जांच करने के बाद पुरानी फाइलों से विवेक को चंद्रप्पन नामक एक व्यक्ति का सुराग मिलता है, जो एक पूर्व प्रोडक्शन कंट्रोलर है। वो बताता है कि एक युवा लड़की रेखा, जो फिल्म कथोड़ू कथोरम में एक जूनियर आर्टिस्ट थी, शूटिंग के दौरान लोकेशन से भाग गई थी और इसीलिए उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करना पड़ा। चंद्रप्पन विवेक को फिल्म से रेखा की पहचान कराता है और वह उसका एक स्केच तैयार करने में कामयाब हो जाता है। विंसेंट, जो अब एक अमीर उद्योगपति है, चंद्रप्पन की हत्या करवा देता है और विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी पर ट्रांसफर करवा देता है और केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। विवेक क्रोधित होता है, लेकिन खोज जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। अंततः उसे स्टेफी नामक एक नन के माध्यम से एक सुराग मिलता है, जो उसे रेखा के बारे में जानकारी देती है और कैसे उसने बाद में उन्हें अपने कॉन्वेंट में रहने के लिए जगह दी थी। ये सब बातें वो नन विवेक को बताती हैं, जबकि कथोड़ू कथोरम की शूटिंग पास में हो रही थी। बाद में यह पता चलता है कि रेखा उस रात गायब हो गई थी, संभवतः कॉन्वेंट में रखे दान के पैसे लेकर भाग गई थी, जिसे गोपनीय रखा गया था। विवेक बीनू और सजीवन के बारे में जानकारी खोजने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वे राजेंद्रन की मौत से पहले उससे संपर्क करने वाले अंतिम लोगों में से एक थे। और उन दोनों ने खुलासा किया कि जब वे छोटे थे, बीनू ने अपने पिता को कुछ लोगों के साथ एक शव ले जाते हुए देखा था, जबकि उनके पिता ने कथोड़ू कथोरम में अभिनय करने का दावा किया था। बीनू को बाद में पता चला कि उनका दावा झूठा था, क्योंकि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि सच में एक मर्डर था। इस बात का पता चलने पर दोनों ने राजेंद्रन को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की बात कबूल की और गवाही देने के लिए सहमत हो गए। बाद में विवेक को पता चलता है कि दोनों की हत्या कर दी गई है और इस बात से वह आत्मविश्वास खोने लगता है, जब तक कि वह फ्रांसिस से नहीं मिलता, जो 1985 में हुई घटना का खुलासा करता है। फ्रांसिस खुद उन 4 हत्यारों में से एक था। वो बताता है कि कॉन्वेंट में काम करने वाला विंसेंट और उसकी प्रेमिका पुष्पम कॉन्वेंट से पैसे चुरा रहे थे और पुष्पम ने रेखा को चोर के रूप में फंसाने के प्रयास में मार डाला। विवेक अपने वरिष्ठों को घटनाक्रम की सूचना देता है, जो उसे याद दिलाते हैं कि उनके पास अभी भी इस बात का सबूत नहीं है कि रेखा कौन है। विवेक पुष्पम के आदेश पर विंसेंट द्वारा रची गई एक कार दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन बच जाता है। जैसे ही विंसेंट और पुष्पम के बेटे को अपने माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता है, वह उन पर गुस्सा होता है। विंसेंट पुष्पम को मुकदमा चलाने से बचाने के लिए आंसुओं के साथ उसे जान से मार देता है। जगदीश की मदद से विवेक रेखा का पता लगाता है और कन्याकुमारी जाता है, जहां उसकी मुलाकात रेखा की बहन आशा से होती है। उसे पता चलता है कि रेखा सिनेमा की बहुत शौकीन थी और ममूटी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। विंसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से रेखा के अवशेषों को दफनाया जाता है। विवेक आशा को एक पत्र सौंपता है, जो ममूटी का हस्ताक्षरित ऑटोग्राफ होता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में कन्याकुमारी में रेखा केजी जॉर्ज द्वारा निर्देशित आगामी ममूटी फिल्म के लिए नायिका की तलाश में कास्टिंग कॉल को नोटिस करती है।